अब बताएंगे आपको ऑर्गन्स। मैंने आपको बताया था टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड सेम ओरिजिन। अब विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक ऑर्गन की जरूरत पड़ रही है, जिस ऑर्गन का निर्माण टिश्यू से होगा। बहुत सारे टिश्यूज जब मिल जाएंगे तो स्पेसिफिक एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होगा। जैसे मैं बताऊंगा आपको, सेल ऑर्गन सिस्टम में कोई सा भी ले लीजिए, हार्ट ले लें, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण होता है मसल सेल। एक मसल सेल है, कार्डियक मसल्स बनेंगी, हार्ट बनेगा, और ऐसे अनेकों हार्ट है, वेन्स है, आर्टरीज है, ब्लड है, ये तमाम ऐसी चीजें मिलकर के अपना ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर देते हैं। इस तरीके से ये सेल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी को बनाने में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कराने में। अब बात आती है सेल्स की शेप एंड साइज के बारे में। हमने पहले ही बताया था, फिर एक बार रिपीट करता हूं। वो सभी जीव जिनका शरीर केवल एक सेल से बना होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर एनिमल्स के नाम से जानते हैं, और सच टाइप ऑफ एनिमल्स परफॉर्म ऑल द फंक्शंस inside the cell like that nutrition, respiration, excretion, etc. इसी के बाद दूसरा आता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वे सभी ऑर्गेनिज्म जिनके अनेकों कार्य, जिनके सभी जैविक एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, जो भी है सिस्टम्स जो बॉडी बनी हुई है, उन सभी को करने के लिए अलग अलग प्रकार के सेल्स के समूह मिलकर के उसका निर्माण करते हैं। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी कार्यों को स्पेसिफिक तौर पर हमारे सिस्टम के द्वारा कराया जाता है। अब इनके शेप और साइज सेल्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई सेल्स जैसा जिसका कार्य वैसा उसका स्वरूप तैयार हो जाता है। कुछ सेल्स हमारी ओवल शेप होती है, कुछ सेल्स हमारी स्पिंडल शेप होती है, तो कोई सेल्स हमारी स्फेरिकल गोल होती है, और कुछ सेल्स हमारी सिलेंड्रिकल मींस लंबी होती है। पहले बताया जैसी सेल का कार्य वैसी सेल की रचना अब रेक्टेंगुलर शेप में भी होती है। बताया एपिथेलियम सेल जो हमारी बॉडी के ऊपर एक बनाती है, लेयर बनाती है, ऑर्गन के ऊपर एक लेयर बनाती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, एपिथेलियल सेल कहलाती है। बात आती है सिलेंड्रिकल सेल, हमारी हेड सेल्स होती है, कार्डियक सेल्स कैसी हैं, स्पिंडल शेप में। इस तरीके की सेल का आकार उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। बात आती है कि शेप एंड साइज में, तो साइज जो सेल का है वो माइक्रोन्स, मिली माइक्रोन्स में नापा जाता है, लिख दिया पहले से ही। और यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है, जो स्मॉलेस्ट सेल है, उसका साइज दिया 0.2 माइक्रोन। इस तरीके लार्जेस्ट सेल नर्व सेल है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है, और लार्जेस्ट सेल एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच बर्ड। ऑस्ट्रिच बर्ड जो है उसका जो अंडा है वो यूनिसेलुलर होता है, साइज में सबसे बड़ा। लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन से, नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच बर्ड की सेल जो सिंगल सेल है, कैसी है, लार्जेस्ट सेल है के नाम से जानी। पार्ट्स ऑफ द सेल। एनिमल सेल, उसके बारे में बताते हैं कि सेल में तमाम सारे काम होते हैं, ऐसा करने वाला कौन, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पार्ट्स सेल के जो हैं वो इन कार्य को परफॉर्म करते हैं। एनिमल सेल में आती है सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये मेम्ब्रेन सेल को एक डेफिनिट शेप देती है, आकार देती है। इसी के साथ साथ इसकी जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्थात कुछ विशिष्ट पदार्थों को तो अंदर आने के जाने की परमिशन तो देती है, लेकिन सभी को अलाउ नहीं करती है। इट मींस इट इज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है कंट्रोल व्हाट पासेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। किन किन पदार्थ, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो इस सेल से बाहर जा रहे हैं, ये कौन से पदार्थ अंदर आ रहे हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट, साइटोप्लाज्म।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ लिक्विड है, उस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म नाम जानते हैं। इट इज जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली के समान होता है। और जितनी भी रिएक्शंस होती हैं एक जीवन को जैविक रिएक्शंस चलाने के लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शन चलाने के लिए, वो सभी यहीं पर होती हैं। केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस हियर। मतलब पहले बता दिया कि जितनी भी रिएक्शंस हो सकती हैं जीवन के लिए, वो सारी रिएक्शंस हमारी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं ऑर्गेनल्स, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। और वो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स आर स्मॉल इन स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म दैट कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। उनके सभी के अपने अपने अलग अलग काम हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं पार्ट्स, उनके अपने अपने काम हैं। उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं आपको, आप ध्यान दें। ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, सबसे पहले बताते हैं न्यूक्लियस के बारे में। डार्क कलर का, प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, और एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होता है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप दिख रही होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भरा हुआ जो लिक्विड है अंदर इस साइड में, उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से अलग रखती है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक छोटी सी स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये क्रोमोसोम बनाता है, या कह सकते हैं ये क्रोमोसोम यहाँ बनते हैं। क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं, और जीन्स का कार्य है कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। ये कंट्रोलर ऑफ द सेल है। जिस प्रकार से हम लोगों की बॉडी में को पूरा कंट्रोल करती है ब्रेन, वैसे ही पूरी सेल की एक्टिविटीज पर एक कंट्रोल करने वाला पार्ट है, तो उसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियस के चारों ओर जो भरा हुआ लिक्विड है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। अब बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर जो भरे हुए रखे हुए जो ऑर्गेनल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सेकेंड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस प्रकार से हम लोगों की बॉडी में जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखता है। इस स्केलेटन सिस्टम को हटा दिया जाए, स्केलेटन को हटा दिया जाए, हड्डियों को हटा दिया जाए, तो बॉडी क्या हो जाएगी? रोल हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से स्केलेटन सिस्टम के रूप में काम करती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल को एक से प्रदान करती है लाइक ए स्केलेटन। इसमें तमाम छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर चिपकी रहती हैं, लगी रहती हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। डॉटेड स्ट्रक्चर है। राइबोसोम जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है उसे हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जिस पार्ट पर नहीं होती है, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं होती है, उसे हम कहते हैं SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? RER है, राइबोसोम पाए जाते हैं, अर्थात राइबोसोम काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। स्मूथ का है हार्मोन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है। हार्मोन और एंजाइम्स को ट्रांसफर करने का काम भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। इसी के साथ दूसरा पार्ट आता है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी अनेक छोटी छोटी थैलियों जैसी सच्चा एक के ऊपर एक ऐसी लगी रहती हैं, गोल्जी बॉडी कहलाती है। जो बनने वाली प्रोटीन थी, बनने वाला फैट था, उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। फिर गोल्जी बॉडी दूसरा काम क्या है? उसको पैकिंग करना और उसको ट्रांसपोर्ट कर देना एक सेल से दूसरी सेल में, जहां जिसका काम वहां उसको भेज दिया जाता है। इसके साथ ही दूसरा आता है लाइसोसोम। इसे हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। इसमें पाए जाते हैं डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम जो नष्ट करने वाले पदार्थ होते हैं, हार्मफुल पदार्थ यदि कोई भी इंटर कर गया बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर, तो उसे लाइसोसोम उसको इनगल्फ कर लेता, नष्ट कर लेता, खा लेता है। कभी कभी इतना भी हो जाता है कि अपना बुजुर्ग हो गई, अब काफी टाइम हो गया, अपने इसकी कार्य प्रणाली सही ढंग से नहीं हो पा रही है, तो इसका एंजाइम इसको भी नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं, सुसाइड बैग।
सुसाइड बाय कैथालाइसोसोम। आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है सेंट्रोसोम का। फिर आती बैक्यूल्स। बैक्यूल्स में हमारे कुछ एंजाइम लिक्विड भरा रहता है, पानी होता है, सेल सेप होता है, जिसकी वजह से ये भी सेल को टर्गाइड और फ्रेसाइड स्टेज में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जहां अधिकता हो जाती है पानी की, सेल सेप की, तो वो सब वैक्यूल में आ जाता है और कम पड़ने पर इससे उसमें चला जाता है। तो वैक्यूल का एक स्पेसिफिक रोल अपना होता है। प्लांट सेल। सेल क्या, एनिमल सेल को भी डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट पार्ट है प्लांट सेल। प्लांट सेल का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है? जो है वो है सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो पाई जाती है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, महीन वाली जो लेयर है इनसाइड में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके चारों ओर जो पाई जाती है सेल वॉल बनी हुई, पूरी हमारी सेल वॉल कहलाती है, सेलुलोज बनी हुई। और इसके अंदर पाए जाते वाले डिफरेंट ऑर्गन्स, जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स है वो हमारा है प्लास्टिड। प्लांट सेल में प्लास्टिड का स्पेसिफिक रोल है। क्या है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। पौधों की जो पत्तियां हैं, ये पौधे हमको हरे रंग के दिखाई देते हैं, ग्रीनिश कलर नजर आते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में रहता है। इसका मेन रोल क्या है सभी जानते हैं। फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम सब लोगों को भोजन भी मिलता है और प्राणवायु ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक इसी के साथ दूसरा था क्रोमोप्लास्ट। आपने देखा होगा फल होते हैं हरे रंग के होते हैं, बाद में कलरफुल हो जाते हैं। मिर्च हमारी हरे रंग की होती है, लाल हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर प्रेजेंट इन प्लांट ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। इसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स कलरलेस। प्लास्टिक का वह पार्ट जो कलरलेस है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, फैट डिपॉजिट रहता है कुछ प्लांट के फलों में और तमाम पार्ट्स में होता है, उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। सेल वॉल के बारे में मैंने बता दिया। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, कहीं कहीं ओवल शेप होती है, कहीं सिलिंड्रिकल होती है और इसके अंदर तमाम छोटी छोटी ये क्रिस्टी पाई जाती हैं, उंगलियों जैसे प्रबंध। इसके ऊपर पाए जाते वाले ऑक्सीसोम मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो ग्लूकोज आता है, भोजन आता है, वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है और एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यही एनर्जी सेल में जो भी कार्य होते हैं, ऑल द जो फंक्शंस परफॉर्म बाय सेल यूज दिस एनर्जी, उसमें ये एनर्जी का यूज कर लिया जाता है, यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का रोल यही रहता है। आती है हाउ डू सेल मल्टीप्लाई। सेल मल्टीप्लाई कैसे करती है? प्रश्न उठता है सेल मल्टीप्लाई क्यों करे? जिस प्रकार से हमारे लोगों के घरों में देखा होगा, जब किसी मुखिया का कंट्रोल पूरी फैमिली पे चलता है, लेकिन जैसे जैसे फैमिली के मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, उस मुखिया का कंट्रोल धीरे धीरे उस पर कम होता जाता है। ऐसे ही न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोलर ऑफ द सेल है। जब तमाम सबस्टेंसेस इसमें डिपॉजिट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, इसका आकार बढ़ता जाता है, तो इसका धीरे धीरे एक निश्चित रेशियो बाद इसका कंट्रोल साइटोप्लाज्म पर कम हो जाता है और सेल अग्रसर होती है डिवीजन के लिए। सेल डिवाइड होती है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, तमाम सारी सेल बनती है। सेल का डिवीजन क्यों महत्वपूर्ण है? हम लोगों के शरीर में चोट लग जाती है, बहुत सेल डेड हो जाती है, तो इन सभी सेल्स के डेड होने पर, चोट लगने से डैमेज हो जाती है, इनकी पूर्ति करने के लिए ये जो फॉर्म होती नई नई सेल्स, ये उनकी जगह ले लेती हैं। इस तरीके से सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके हमारे जीव की जहां पर कमी होती है सेल्स की, वहां पर पूर्ति कर देती है।